अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आज ज़रा पीएसएल को लेकर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद सियालकोट की टीमें आ गई, क्या नाम हो सकते हैं मुमकिन है, ज़रा हम भी कोशिश करेंगे क्या सूटेबल नाम है उस पर भी बात करें। और बड़ी डिटेल आज डिस्कशन होगी फवाद सरवर साहब को लेकर। हैदराबाद से वो निकले, अमेरिका गए, एक बड़ी टीम बनाई और उस टीम का नाम उन्होंने हैदराबाद चुना। जब उन्होंने पीएसएल ऑक्शन लिया, आप देखते हैं हैदराबाद के आगे क्या लगता है। हैदराबाद हॉक्स लगता है, हाइनस लगता है, टाइगर लगता है, क्या लगता है वो हमें वो बताएंगे। फिर हम सियालकोट पर भी बात करेंगे। बहुत अच्छा हो गया, इन दो शहरों की टीमें आ गई। पॉसिबली मुल्तान सुल्तान, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी उस दिन जब हमारे साथ मीडिया के साथ बैठे, उन्होंने कहा कि मेरी टीम मुझे फोर्स कर रही है कि अच्छे ऑक्शन के रेट्स आ रहे हैं तो आप मुल्तान सुल्तान बिफोर पीएसएल स्टार्ट सेल कर दें। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि अभी हम रखें और अगले साल इसको चला के दिखाएं। फिर उन्होंने एक और बात कही, बड़ी अच्छी लगी मुझे। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी कि इस वक्त जो लोग ये कह रहे हैं ना प्रॉफिट मार्जिन वो सब आपके सामने रख दूंगा, वो मीडिया के सामने रखेंगे प्रॉफिट मार्जिन। और उन्होंने कहा आपको समझ आ जाएगी कि ये लीग कितने फायदे की लीग है। नो डाउट जो लोग इसमें 2-2 अरब रुपया खर्च कर टीम लेना चाह रहे हैं वो एक ब्रांड है। आज से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, आज टीम के ऑनर बनते हैं तो हर बंदा उन्हें जानता है। वसीम अकरम को लेकर बड़ी गैर ज़रूरी तनकीद की जा रही है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इससे अच्छा ऑक्शनियर कोई ऑप्शन नहीं था। वसीम अकरम ने 4 चांद लगा दिए इस तकरीब को, और वो हमेशा लगाते हैं। क्या ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हैंडल किया। सलमान नसीर साहब को भी मैं क्रेडिट दूंगा, उनके जो रोड शोज़ थे उन्होंने इस पर बड़ा काम किया। अच्छा, फवाद सरवर साहब कौन है, कैसे कहाँ से गए, इस पर आज बड़ी डिटेल बात होगी। श्रीलंका और पाकिस्तान की सीरीज़ हुई, 1-1 से बराबर हो गई। एक मैच बारिश की नज़र हुआ, बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि हम एक अच्छी टीम बन के गए थे। पहला मैच हमने बड़ा कमांडिंग पोजीशन में खेला था। दूसरे मैच में जो स्कोर उन्होंने किया 13 ओवर के बीच में ही, क्योंकि मैच बारिश की वजह से छोटा कर दिया गया था, वो स्कोर पाकिस्तान के लिए अनचेजेबल रहा। हाँ, एक ज़रा सरप्राइजिंग एलिमेंट सलमान अली आगा रहे, जिन्होंने 12 बॉलों पर 45 रन की इनिंग खेली, यानी काफ़ी तेज़ तरीन इनिंग खेली। तो इन सारी चीज़ों पर, पाकिस्तान की टीम पर आने वाले दिनों पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे मैंने फवाद सरवर साहब का जिक्र किया, वो इसलिए किया क्योंकि हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, आप उन्हें अक्सर हमारे प्रोग्राम में देखते हैं। पहले तो हमने देखा कभी बाबर आजम, कभी मुख्तलिफ मामलात में उनका माशाल्लाह काफ़ी जिक्र रहता है, और हम ही नहीं करते, पूरी दुनिया में लोग करते हैं। तो खुर्रम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम मलिक साहब एक तो स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, पाकिस्तान की फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, कश्मीर प्रीमियर लीग हो, पीएसएल हो, मुख्तलिफ हवालों से डोमेस्टिक क्रिकेट हो, बड़ा डिटेल इस पर काम कर रहे हैं। और आज जो फवाद सरवर साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, खुर्रम मलिक साहब, बड़ी मज़े की बात यह है कि उनके बचपन के दोस्तों में से हैं और यूनिवर्सिटी भी इकट्ठी पढ़ी उन्होंने। और वो तस्वीर भी आजकल बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें ये सारे हजरात साथ साथ हैं। तो हम इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। तो खुर्रम मलिक साहब से मैं ज़रा डिटेल इस पर बात करूंगा कि हैदराबाद जो टीम है, एक तो खुशी की बात यह है कि इनका और मेरा ताल्लुक दोनों का हैदराबाद से है, और हमने ज़रा हैदराबाद के लिए कोई नाम भी सोचना है, क्योंकि हैदराबाद के लिए आप सारों के ऑप्शंस भी चाहिए। चाहे तो हमारे फेसबुक पेज पर जाएँ, भरपूर ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। टाइगर कहें, हॉक्स हैं, मुझे लगता है हैदराबाद हॉक्स HH के नाम से बड़ा अच्छा रहेगा, और हैदराबाद टाइगर्स भी अच्छा नाम है, लेकिन और बहुत सारे नाम जो हम सजेस्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ज़ोहेब इखलाक ने भी हमें ज्वाइन किया है, साथ ही साथ अभी अहमद अमाद सिद्दीकी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। अहमद अमाद सिद्दीकी सीनियर क्रिकेटर भी हैं, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। ज़ोहेब इखलाक अभी प्रेजेंटली खेल रहे हैं क्रिकेट, और उसके साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। तो खुर्रम मलिक साहब, सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, बाबर आजम हो, कोई भी मामला हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम बड़ा आजकल चमक रहा है। ये बताएं, फवाद सरवर साहब के बचपन के दोस्त हैं, वो पिक्चर हमने भी देखी, हर जगह वायरल हो रही है। ये बताएं कैसी स्ट्रगल है। और बड़ी बात है, मुझे तो खुशी है कि हैदराबाद की टीम आई, सबसे बड़ी बात है। मेरा शहर, मैं तो खुश होऊंगा, पूरा पाकिस्तान मेरा है, लेकिन अपने शहर से एक एफिलिएशन होती है। चलें, टीम आई, और मैं खुश इसलिए हूँ कि सिंध के लड़कों के लिए एक बड़ा अच्छा मार्जिन आ जाएगा। कुछ और लड़के जो बेंच पे बैठते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता, वो भी इस टीम में खप सकते हैं, 2 टीमों में। तो फवाद सरवर साहब को लेके उनकी क्या आपकी मुलाकात हुई? ठीक है, जाएंगे 10 साल जैसे बाकी सारे ऑनर्स ने बिल्कुल मजबूती के साथ 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट रखा है? खुर्रम मलिक साहब। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बज़ाते ख़ुद भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा फवाद सरवर को, जो फैडी भी कहते हैं। बाकी देखें, तो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं, फिर हम क्लास फेलो भी रहे, काफ़ी अच्छी हमारी जर्नी रही। इन द एंड भी अपना यूनिवर्सिटी से जब वो
हमने पास आउट किया। फिर जाहिर सी बात है उनको उस वक्त भी बहुत बड़ा ड्रीम था कि कुछ हैदराबाद के लिए करना है। और सही आपने कहा था कि जैसे जिस तरह से मेरा और आपका तल्लुक भी हैदराबाद से, हैदराबाद में पैदा हुए, सारी ज़िंदगी क्रिकेट वहाँ से खेली, वहीं से ग्रूम अप होके फिर इस तरफ ट्रैवल करके आए। और देखें एक काफ़ी डीप रूटेड वहाँ पे हमारे रूट्स हैं। और स्पेशली देखें, आपको पता है कि नियाज़ स्टेडियम भी एक तारीखी ग्राउंड है, जिस तरह से वनडे क्रिकेट की पहली वहाँ पे हैट्रिक हुई। फिर उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड प्लेयर्स वहाँ से, जावेद मियां साहब 280 रन हैं, मुदस्सिर नज़र साहब के 100 हैं। पाकिस्तान देखिए तारीख में ना कभी वहाँ वनडे हारा है, ना कभी टेस्ट हारा है। ये भी देखें हिस्ट्री है। फिर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है देखें बहुत ही ज़बरदस्त है, स्पेशली खासकर जो है बैट्समैन के लिए, बॉलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग विकेट्स होती हैं। और दूसरे एंड पे ये कि सिंध के अंदर बेपनाह टैलेंट है और जिसको देखें उजागर करने की ज़रूरत थी। और देखें इस तरह से ख़ासकर देखें PSL इतना बड़ा ब्रांड है, देखें अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी हम लोग पायनियर मेंबर है। PSL के जब स्टार्टअप हुआ था तो मल्टीपल कमेटीज़ में थे। तो सही आपने कहा कि ये लक की बात है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो आपके साथ ही मेरे साथ जुड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, वो बाबर आजम हो, PSL हो, आप देखें फवाद सरवर के भी एक जर्नी। और जैसी आपकी जब मुलाकात हुई अभी खुर्रम मलिक साहब, तो उन्होंने बड़ी अच्छी, बड़ी एक्सपेंसिव, महंगी टीम दी है। ठीक है, 10 साल चलने को तैयार हैं। हमजा साहब से भी हमारी बात हो रही है, वो भी कहते हैं मैं तो बहुत खुश हूँ और हम तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बस वेट ही कर रहे थे। नहीं बिल्कुल, ख़ासकर देखें आपको पता है कि सबसे बड़ी बोली लगी थी कि हिस्ट्री में PSL की 175 करोड़। फिर उसके बाद देखें अपना सियालकोट स्टैलियन नहीं, पर पहली बिड ये ऑक्शन अभी सियालकोट देखिए नाम चल रहा है स्टैलियन तो बहुत अच्छा जी। नाम है। और दूसरा क्योंकि पास्ट में भी आपको पता है जब RBS होता था, T20 होता था, तो उसके अंदर सियालकोट स्टैलियन ही के नाम से थी। फिर जो चैंपियन लीग भी हुई थी उसमें सियालकोट स्टैलियन के नाम से टीम गई थी, कंसेक्यूटिव विन भी किया था। और थोड़ी देर पहले जिससे आपने नाम की बात की तो RBS में और T20 टूर्नामेंट्स में भी हैदराबाद का नाम हैदराबाद हॉक्स ही हुआ करता था। बाकी ये सूटेबल भी है नाम ना, अब देखते हैं क्या होता है। दूसरे एंड पे जहाँ तक आपने फवाद की बात की, जाहिर सी बात है उस वक्त एक ड्रीम लेके गया था, जिस तरह से करना कुछ चाह रहा था स्पेशली हैदराबाद के लिए। और हैदराबाद का लड़का मुल्क से बाहर गया, उसने मेहनत की, स्ट्रगल की। देखिए वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी ग्राउंड्स वगैरह बनाए, जिस तरह उन्होंने उस दिन भी बताया मुलाकात में। फिर काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं उनके साथ जो है किंग्समैन क्लब बहुत बड़ा क्लब में, पाकिस्तान की डोमेस्टिक में भी खेलना। हालांकि देखिए डोमेस्टिक के अंदर वो बम्बार्टमेंट करने जा रहे थे कि उससे पहले ही PSL के अंदर उन्होंने इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया कि पूरे दुनिया को हैरान कर दिया। अभी भी आप देखें सोशल मीडिया पर हर ट्रेंडिंग में जो है इस वक्त फवाद सरवर का ही नाम आ रहा है। और जाहिर सी बात है उससे हमारी भी एफिलेशन है हैदराबाद के हवाले से, बचपन के हवाले से, क्लास फेलो के हवाले से। तो अभी मैं जिस तरह से ऑफ एयर भी बात कर रहा था, जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं यूनिवर्सिटी वगैरह के, उसके अंदर कंटिन्यूसली मुबारकबाद के मैसेजेस आए जा रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, आगे पीछे जहाँ पे भी देखें। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ख़ास के हैदराबाद के लिए। देखिए काफ़ी अरसे से जो है हैदराबाद जो है उस तरह से हाईलाइट नहीं हो रहा था, जिस तरह से मैंने आपसे जिक्र भी किया कि तारीखी ग्राउंड भी है। अब देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट वहाँ आने के बाद खासकर जिस तरह से अभी टैग हुआ है, आप अगर बॉर्डर के उस पार भी देखें तो वहाँ भी हैदराबाद की टीम है, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा पजराई दी जाती है। और ख़ासकर आपको पता है कि हैदराबाद जो है काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेडिशनल शहर है, काफ़ी रिनाउंड है, जिस तरह से अपने खानों की वजह से, बिरयानी की वजह से, खाने तो सर बहुत जबरदस्त की वजह से, क्रिकेट भी हमारी अच्छी है सर, ऐसा नहीं है पाकिस्तान को क्रिकेट बिल्कुल ऐसे काफ़ी ज़्यादा देखें वहाँ लड़के प्रोड्यूस हुए हैं। आपका फैसल अतर पहले आया, फिर उसके बाद आपका रिजवान आया, फिर आपका शर्जील आया, अजीम गुमन आया, फिर उसके बाद हसनैन आए, फिर रिसेंटली नुमान अली। और आपको पता है कि अभी भी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पे हैं और रिकॉर्ड ब्रेकिंग उन्होंने बॉलिंग की है। तो देखें ये सारी एक अचीवमेंट्स हैं, ये सारे वही इंटरकनेक्टेड लड़के हैं जो एक हैदराबाद से आए और पूरी दुनिया में इन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। और खासकर देखें अब फवाद आगे हैं। सबसे अच्छी बात पता क्या है खुर्रम मलिक साहब, कि आपकी टीम्स बढ़ रही हैं। जो प्लेयर बेचारे नहीं खेल पाते थे, बेंच स्ट्रेंथ पे बैठते थे, उनको कम से कम प्लेइंग 11 का, जिसपे हम कहते हैं मास सदाकत को बिठाए रखते हैं। आप सुफियान मुकीम को मौका नहीं देते, चले हम मौके हैं, अब टीमें बढ़ेंगी, प्लेयर्स जाएंगे इधर उधर, उस पर बड़ा मज़ा आएगा। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब, सर 2 टीमें सेल हो गई उस दिन, बड़ा डिटेल हमने इस पर बात भी की थी, लेकिन इसका चूंकि आगे बड़ा इम्पैक्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा हैदराबाद आएगी तो ज़रा जो कराची में एक था कि जी कराची की जो टीम थी उसमें हैदराबाद से बड़े हमें लड़के फ़ोन करते थे, हमें मौका नहीं मिल रहा, हमें भाई मिल जाएगा मौका। अब आपको देखें थरपारकर तक सारी की सारी क्रिकेट हैदराबाद कवर कर लेगा अगर अच्छे तरीके से, और इनका तो अपना ताल्लुक हैदराबाद से, तो बड़े दिलजोई के साथ काम करेंगे। थैंक यू अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत अच्छे साइन कि 2 नई इंडक्ट हो रही हैं अब
ओवरऑल देखा जाए तो 8 टीम्स हो जाएंगी। 8 टीम्स को डिवाइड करना चाहे तो 4-4 के 2 ग्रुप में कर सकते हैं और टॉप टीम का हम फाइनल कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम लेकर चलेंगे जो फिनिश करेगा टॉप पे उसको जाके खिलाएंगे। तो एक 2 पूल बना के एक और अच्छा इसमें इजाफा किया जा सकता है। और जहां तक आपने कहा कि पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ेंगे, देखें 24 प्लेयर्स को तो खेलने का मौका मिलेगा। ओवरऑल देख ले जाए तो 16 का स्क्वाड या 15 का स्क्वाड, 30 प्लेयर 2 टीमों के और इंडक्ट हो जाएंगे। उसमें फॉरेन प्लेयर्स आप 2-2 निकाल दें हर टीम से, तो फिर भी मैं कहूंगा कि 25-26 खिलाड़ी हमारे डोमेस्टिक के जो हैं, जो देर नॉकिंग एट द डोर, कि उनको मौका मिले जो नहीं मिल पा रहा अनफॉर्चुनेटली, तो वहां अब उनको एक चांस नजर आ गया कि हाँ ये टीमें हैं, इन टीमों में जाके खेल सकते हैं। क्राइटेरिया पाथवे वही होना चाहिए कि पाकिस्तान के 4-डे क्रिकेट में जो डिलीवर कर रहा है और उसमें वो आप पोटेंशियल देखते हैं कि हाँ वो T20 में भी खेल सकता है, एडजस्ट कर सकता है। यानी कि 4-डे क्रिकेट टोटली डिफरेंट है और मैं चाहूंगा कि वहां के फॉर्मेट को जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको जबरदस्ती मैं कहूँ कि नहीं जी आप आ जाए T20 में। लेकिन ये आई होना बहुत इंपॉर्टेंट है थिंक टैंक की या जो ड्राफ्ट पिक कर रहे होंगे कि डोमेस्टिक में 4-डे क्रिकेट में कोई ऐसे यंगस्टर, जिससे अभी पाकिस्तान अंडर 19 की बात कर लें, राइजिंग स्टार की बात कर लें, उनमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर चले पाकिस्तान को नहीं कर सकते लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में आके अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनके अंदर वो टैलेंट है और वो खेल सकते हैं। जहां तक आपने बात की सियालकोट स्टैलियंस की, तो मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट टीम सियालकोट स्टैलियंस, शोएब मलिक कैप्टन, और जहाँ के सारी दुनिया में जाके टूर्नामेंट जीतते भी रहे हैं और बड़ा टैलेंट सियालकोट से निकल के आता है। हम पाकिस्तान के कोने से जाके देखें, अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे तो तौसीफ अहमद राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैदराबाद से, और शर्जील ऑब्वियसली हैदराबाद से ही ताल्लुक है। तो क्रिकेट तो हमारे पास ग्रास रूट पे उसको थोड़ा मैं कहूंगा कि चैनलाइज करने की जरूरत है। अब टैलेंट आता है वो ड्रेन आउट हो जाता है, उसको पिक करना राइट टाइम पे ये बड़ा जरूरी है कि यंगस्टर उसको किस एज में पिक करना है ताकि उसका एक लंबा करियर हो। ये नहीं कि उसको हम इतना लेट, अब नुमान की बात कर लें, इतना लेट पिक करने के बाद उसको खिलाना, अभी जिस तरह अफरीदी को खिलाया गया लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को इतनी एज में, तो वो उसका वो जो पीक का टाइम था वो जाया हो गया। तो यहाँ पे अब ये जो थिंक टैंक है, जो जो स्टाफ मेंबर होंगे जो पिक कर रहे होंगे, जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करके दिखा रहे होंगे, हाँ ये वो लड़का है जो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, ये बैटिंग में बहुत अच्छा डिलीवर कर सकता है, ये बॉलिंग में अच्छा डिलीवर, या ये कंप्लीट पैकेज है। तो वो अब देखिए फ्रेंचाइज ओनर्स की अगर क्रिकेट की इतनी नोक नहीं है तो वो जो टीम अपनी बना रहे होंगे ना, कि जिन्होंने डोमेस्टिक में से आइडेंटिफाई करके दिखाना है, या उन प्लेयर्स को कहा जा रहा है कि सलमान अली आगा जो है वो सियालकोट की तरफ से खेलेंगे, माइक हेसन सियालकोट के कोच होंगे, तो अब शफलिंग तो बहुत सारी होगी, कौन से प्लेयर कहाँ जाते हैं। जैसा उन्होंने कह दिया कि जी सियालकोट स्टैलियन की नजर तो है शोएब मलिक के ऊपर, क्योंकि वो एक ब्रांड है, शोएब मलिक सियालकोट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है शोएब मलिक दोबारा आपको सियालकोट की जानिब से खेलते रहे। और वसीम अकरम की आपने बात की शुरू में प्रोग्राम के आगाज में, देखिए वसीम अकरम ब्रांड है, सारी दुनिया माने। अगर हम अपने मुल्क में अपने स्टार को इज्जत नहीं देंगे और बिला वजह की तनकीद करेंगे, अच्छा क्या गलत क्या किया उसने कोई ऐसा गलत नहीं किया। मतलब जो टाइम उसके साथ फिक्स था, जो टाइम उसको बताया गया था कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर हमने इसको वाइंड अप करना है, या तो आप फ्री हैंड दे देते ना, अगर फ्री हैंड देते तो बहुत अच्छा, मैं ये 200 करोड़ भी चली जाती है आपकी बोली। तो वहां पे उसको वसीम अकरम को बताया गया था कि इतने टाइम में हमने इसको वाइंड अप करना है। और फिर आपने देखा होगा कि 185 जब हुआ तो उसने 30 सेकंड की क्लॉक भी चलाई, सबको बताया भी। अगर कोई इंटरेस्टेड होता तो हो सकता है 185 के ऊपर भी आपको कोई ना कोई बिड नजर आती। लेकिन चले अच्छा कहूंगा कि 2 टीमों का, इनिशियली 5 टीमें, फिर 1 टीम का इजाफा हुआ और अब ये 2 टीमों का इजाफा हुआ, तो पाकिस्तान के यंगस्टर्स के लिए और मैं कहूंगा कि चांसेस खुल गए हैं कि वो डोमेस्टिक में, जैसे अगर हम शॉर्टर फॉर्मेट की बात कर लें, वनडे और T20 की, तो आजकल क्राइटेरिया पाकिस्तान सुपर लीग है। तो हालांकि मेरा इसमें इख्तलाफ है, मैं चाहता हूं कि टेस्ट और वनडे को अलग किया जाए और T20 को टोटली अलग कर दिया जाए। मैं इस पे अहमद भाई, इस पे आपके ना बड़ी डिटेल आज हमने इस पे बात भी करनी है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड कप के लिए मुमकिन कुछ खिलाड़ियों की लिस्ट सामने आई है, जो हमने बहुत पहले इस शो में अनाउंस कर दी थी कि ये खिलाड़ी हैं जो ऑलरेडी नाम दे चुका है पीसीबी। इसमें 31 जनवरी तक वो तब्दीली कर सकते हैं बगैर इजाजत के, आईसीसी जो रूल्स है आईसीसी के। जोहेब 2 टीमें आई लड़कों को, मतलब मेरा ये मानना है, देखें और कुछ हो ना हो, 40 लड़कों का तो मौका बन गया ना 20-20 की साइड पे, तो जो 40 लड़के या 20-25 लड़के बेंच पे बैठते थे उनके लिए एक अच्छा मौका आ गया कि वो फाइट करें, स्कोर करें, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस दे, टीम में जाएं तो वहां परफॉर्मेंस दें, जैसे ख्वाजा नाफे, उस पर करूंगा अभी मैं आगे बात।
तो अच्छा एक मौका है, 40 लड़के तो खप जाएंगे ना आपके। दूसरा, अगर मैं देखूं हैदराबाद, तो थरपारकर से कई भाई हैं हमारे जो कॉल करते थे कि जी हम बहुत अच्छा खेलते हैं, हमें मौके नहीं मिलते, हमें मीरपुर जाना पड़ता है, मीरपुर में बहुत कम मौका होता है, फिर वहाँ से उठ के हैदराबाद जाते हैं तो ऑलरेडी बहुत देर हो जाती। अब हमें मौका मिल रहा है कि जी हैदराबाद इस सारे को कैटर कर लेगा, तो अच्छा खासा एक बड़ा रीजन भी हो जाएगा। दूसरा सियालकोट है, उसमें गुजरात, गुजरांवाला, ये सारे रीजन जो नेचुरली सियालकोट का हिस्सा बनते हैं और साइड के जो देहात है, बड़ा अच्छा हो जाएगा, लड़कों का टैलेंट भी बढ़ेगा और पूल ऑफ प्लेयर बढ़ जाएगा। जी देखें, इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि प्लेयर्स को मौका मिलेगा और लकीली हमारे अब रिसेंट जो इमर्जिंग कप हुआ, फिर एशिया कप हुआ, उसके फ़ौरन बाद जो है 2 फ्रेंचाइजीज़ ऐड होगी, तो जो लड़के इन टूर्नामेंट्स में खेले, परफॉर्म किए, वो लकीली अब हाइलाइट्स में भी थे और ऑब्वियसली जो ऑनर्स हैं उनकी नज़र में भी होगी, लाइक समीर मिनास हैं, कुछ और लड़के इमर्जिंग एशिया कप से आए, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस अब बन गया कि वो पीएसएल में आएँ और टीम्स को रिप्रेजेंट करें। उसके अलावा मेरी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर फ्रेंचाइज ओनर्स वाकई अगर पाकिस्तान क्रिकेट की थोड़ी भलाई चाहते हैं, तो बजाय के पुराने प्लेयर्स को या शुएब मलिक को या इस तरह के प्लेयर्स को लीडरशिप का मौका देने के बजाय, मेरा ये ख्याल है कि कुछ यंग टैलेंट जो है, इसके हक में बहुत अच्छा यंग टैलेंट जो है उसको आप ग्रूम करें। आपके पास लीडरशिप की बहुत जो है ना फुकदान है, आपके पास बैकअप के प्लेयर्स नहीं होते, जो होता भी है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर होता। हारिस का नाम चल रहा था कि वो रिप्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को, लेकिन उनकी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी। सिर्फ दिमाग की क्रिकेट नहीं, आपने ग्राउंड में परफॉर्म भी करना होता है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कप्तान को परफॉर्म करके भी दिखाना होता है। तो अगर फ्रेंचाइज ओनर्स वाकई पाकिस्तान क्रिकेट की भलाई चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो 2 न्यू फ्रेंचाइज हैं, यहाँ पे आप यंग जो लड़के हैं जो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं उनको मौका दें, उनमें से फाइंड करेंगे किस में लीडरशिप स्किल्स हैं। तो मेरे ख्याल से अगर उनमें से अगर 2 नहीं तो एक फ्रेंचाइज में भी कोई नया लड़का यंग टैलेंट रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आए, एज अ लीडर टीम को लीड करता हुआ नज़र आए, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा ये। अच्छा, एक चीज़ जोहेब, जब ऐसे फ्रेंचाइज की हम बात करें, आप नहीं समझ रहे कितना अच्छा लग रहा है मुझे देखकर, अहमद भाई से, खुरम भाई से इस पर अगले पर भी बात करता हूँ। वर्थ देखें आप पाकिस्तान सुपर लीग की, कि अनएक्सपेक्टेडली वहाँ बहुत सारे लोग थे, उन्हें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 110 से स्टार्ट होने वाली बोली जो है वो 175 और 170 से स्टार्ट होने वाली बोली 185 करोड़ पे चली जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन बहुत सारे बाहर बैठे जिनके जहन बड़े ख़राब है उनको भी नहीं थी, और बहुत अच्छा हुआ, हमारी वर्थ पता लगी। इसका मतलब है पीएसएल ने 10 साल में इतना ग्रो कर लिया। बिल्कुल, इसमें चेयरमैन पीसीबी का भी काफ़ी रोल है, जो रोड शोज़ उन्होंने किए बाहर जाके। उसके बाद फवाद साहब का जो आपने इंटरव्यू सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि 175 इज़ नथिंग, अगर इससे ज़्यादा भी होता तो फिर भी मैं टीम लेके जाता। तो इसका मतलब ये है कि पीएसएल में जो आपके जो खरीदार थे, वो इस माइंड से आए थे, हमजा साहब ने कहा, जो ओजेड ग्रुप के मालिक हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनसे सवाल भी यही किया। उन्होंने कहा जी कि आज हमने टीम लेकर जानी है, जो मर्जी हो जाए, जो जितनी भी बोली दे, हमारा बजट भी ऊपर नीचे हो जाए तो हमने लेके जानी है। बिल्कुल ऐसे ही। और एज़ कम्पेयर टू पहले जब बिडिंग हुई थी, तब मेरे ख्याल से 5 फ्रेंचाइजेस थी और 5 ही जो है वो ऑक्शन में बिडर्स बैठे हुए थे, और अभी आप देख लें कि 2 फ्रेंचाइजेस थी और 8 से 9 बिडर्स बैठे हुए। तो मेरे ख्याल से ये इंप्रूवमेंट की तरफ हमारा जा रहा है और अर्निंग्स काफ़ी अच्छी हो रही हैं, और मेरे न्यूज़ सर्कुलेट करेंगे पीसीबी जो है। एक और चीज़ है जी, एक ब्रेक पे जाऊँगा, मैं आऊँगा तो इस पर बात करूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ जी, आप जहाँ, क्या आप लाहौर कलंदर के ऑनर्स को इससे पहले जानते थे? इस्लामाबाद के ऑनर्स को, जावेद साहब को या बाकियों को नहीं जानते थे? पीएसएल के ब्रांड के साथ वो जुड़े, आज पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, और ये बात बहुत अच्छी आतिफ राना में वो खुल के इस पर बात करते हैं। उन्होंने हमें कहा भी उसमें कि नो डाउट जब तक हम यहाँ नहीं आए तो कुछ जानता ही नहीं था। एक ब्रेक, वापस आएंगे तो इस पर मजीद भी बात करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही है पीएसएल को लेकर, पाकिस्तान की क्रिकेट पर भी हमने बात करनी है। बांग्लादेश और भारत आमने सामने हैं। पाकिस्तान ने हिम्मत की, मोहसिन नकवी साहब को मैं इसका क्रेडिट देता भी हूँ और देता रहूँगा। कमाल किया उन्होंने कि बताया कि भारत की इजारादारी खत्म हो गई है। खुरम मलिक साहब, पहले ज़रा पीएसएल पे ज़रा ये चीज़, ब्रांड वैल्यू, आज से पहले जो मैं कहता हूँ कि ना कोई आतिफ राना को जानता था, ना ही नकवी साहब जो कि इस्लामाबाद के ऑनर है, ना कोई इनको जानता था, ना जावेद आफरीदी साहब को कोई जानता था, इवन अली तरीन को कोई नहीं उस तरह जानता था। तो अब देखें आप, ब्रांड वैल्यू कितनी बढ़ गई है और लोगों को पता लग गया कि भाई इस ब्रांड के साथ जुड़ो तो पूरा पाकिस्तान जानता। बल्कि क्या फवाद साहब को कोई जानता था? आपके तो दोस्त हैं आपके अलावा।
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, जब स्टार्टअप हुआ, देखें काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहिए, जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने भी किया कि देखें ये सेठी साहब इसको लेके चले थे, जिस तरह से कि इन्होंने ब्रांड वैल्यू बनाई। और जहाँ तक आपने बात की जितने फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, देखें जब ये आए फ्रेंचाइज ओनर बने तो आपको पता है कि ये पूरा एक स्टारडम जो प्लेयर्स का होता है उनको उन्होंने कंट्रोल किया, और उनके पास पूरी दुनिया के जो है बड़े बड़े नाम शामिल हुआ। जब शुरू का जब PSL स्टार्ट हुआ तो उसमें आपको पता है कि क्रिस गेल ने भी पार्टिसिपेट किया, AB डिविलियर ने भी पार्टिसिपेट किया, और दुनिया के बड़े बड़े नाम आपके साथ टैग हुए, तो पूरी दुनिया फिर इनको जानने लगी। देखिए इनकी अपनी भी फेस वैल्यू बनी, इनकी जो आप कंपनीज़ हैं उनकी भी बहुत बड़ी फेस वैल्यू बनी, उनका बहुत हाई प्रोफाइल बना। और देखिए जब इसके साथ आपके पास काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आए, स्पॉन्सर्स आए, देखें इसमें चीज़ में वाकई अभी अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह से मुल्तान सुल्तान के एग्ज़िट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा कैसे राई हो रही थी कि इतनी बड़ी बोली लगेगी या नहीं लगेगी। देखें काफ़ी सक्सेसफुली जो है हैंडल किया है मोहसिन नकवी साहब ने। फिर उसके बाद खासकर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा देखें सलमान नसीर को, और जिस तरह से वो उन्होंने CEO बनने के बाद स्पेशली PSL के रोड शोज़ करवाए, फिर पाकिस्तान में आप देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी इन्वॉल्वमेंट हुई, जिस तरह से अभी फवाद की हुई, फिर जिस तरह से सियालकोट ओजी ग्रुप की हुई, तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी आप थोड़ी देर पहले जिस तरह से बात कर रहे थे, देखें खाली 20 प्लेयर्स नहीं तो यहाँ से, और 20 प्लेयर्स थे वहाँ से, 40 प्लेयर्स हैं खाली PSL में पार्टिसिपेट करना है। तो इसके अलावा आप हैदराबाद को देखें, आप सियालकोट को देखें, यहाँ पे आपके यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हुए नज़र आएंगे, आपको देखें टैलेंट हंट प्रोग्राम भी नज़र आएंगे, काफ़ी क्रिकेट वो होंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। और आपने सही कहा, वहाँ की डायनेमिक्स को आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने तो सारी ज़िंदगी वहाँ क्रिकेट खेली है, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ, ख़ुद भी इंटीरियर सीन भी काफ़ी ट्रैवल किया है। तो वहाँ पे बेपनाह टैलेंट है। देखें टैलेंट को सिर्फ प्रमोट करने की ज़रूरत थी, और अभी एक देखें एक रे ऑफ होप आई है, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैं भी बैक इन टाउन जो है काफ़ी लोगों से रब्ते में हूँ, ग्रुप्स में भी आ रहा है, और एक वहाँ जो है ना खुशी का एक लम्हा ही टोटली डिफरेंट है कि एक हैदराबाद के लड़के ने हैदराबाद के लिए टीम परचेज़ की, और उनको देखें एक होप मिली है कि ख़ासकर वहाँ इंटीरियर सीन के अंदर खाली आप इसको ना देखें कि न्याज स्टेडियम को, इसके अलावा भी आपको इंटीरियर सीन के अंदर काफ़ी क्रिकेट प्रमोट होती हुई नज़र आएगी। और अगर दूसरी साइड पे देखूं, सियालकोट साइड पे भी काफ़ी बेपनाह टैलेंट है, वहाँ पे भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज हैं। बिल्कुल, और देखें एक आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, आपका स्पोर्ट पूरी दुनिया में सनत जो है स्पोर्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और एक सियालकोट की टीम का आना तो एक बहुत अच्छी खुशहाल बात है। बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मुमकिन नाम क्या हो सकते हैं अगर मैं आपसे पूछूं, अहमद भाई आप क्या सोचते हैं क्या नाम होने चाहिए? कोई एक दो नाम बताएं, फिर मैं ज़रा खुर्रम मलिक साहब से भी पूछूँ। ये तो पूछ आए होंगे, खैर इनके तो मिल भी आए, ये हमें बताए ना बताए, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या नाम होने चाहिए? देखिए सियालकोट स्टैलियन जो है वो एस्टेब्लिश नेम है ऑलरेडी, और तो बेखर से ब्रांड है। अगर दूसरा लकी चार्म भी है अहमद भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका जीतने का। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे साथ ही अगर चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी तो खैर ओनर्स की अपनी मर्जी है। ऑन दी अदर हैंड हैदराबाद, जैसे आपने कहा हैदराबाद हॉक्स हो जाए, उसकी भी एक हिस्ट्री है। तो जो नाम इस्टेब्लिश हुए हुए ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको लेके आगे चलना, लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ उनको। ये भी बात बाकी ओनर्स के ऊपर है, उनकी मर्जी है, जाहिर है उनकी चीज़ है, वो उसका जो भी नाम रखे। लेकिन नाम के साथ साथ फिर प्लेयर को पिक करना, और पाकिस्तान सुपर लीग का ये वाला एडिशन जो होने जा रहा है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। क्योंकि अगर हम इसकी डेट्स जो अनाउंस हो रही हैं, जो कि 23 मार्च कहा जा रहा था कि 23 मार्च को हो जाए, लेकिन 26 से ही हो रही है, तो आप समझ लें कि मौसम चेंज हो चुका होगा और गर्मी हो चुकी होगी। तो डे में मैच, अगर एक दिन में 2 मैचेस हुए तो डे वाले मैच का तो मज़ा इतना नहीं आएगा, क्योंकि गर्मी में खेलना और तमाशा ही नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात कि अगर क्राउड पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है तो सारे मैचेस नाइट में रखें। और कराची में जो मैचेस हो रहे थे वहाँ पे क्राउड नहीं आ रहा था, तो बेटर ऑप्शन हैदराबाद न्याज स्टेडियम, जिसका भी आप सब लोगों ने कहा कि बहुत सारे हिस्ट्री है कि पाकिस्तान कभी नहीं वहाँ पे हारा, और साथ साथ 1000 टेस्ट मैच जो है, 1000वां टेस्ट मैच भी न्याज स्टेडियम हैदराबाद में खेला। वाह वाह। तो हैदराबाद के अवाम को मौका दें, वो देखें अपनी टीम को पहली साल किस तरह वेलकम करते हैं, तो एक नई लहर नजर आएगी आपको, एक एक्साइटमेंट नजर आएगी। इसके साथ अहमद भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा ना। हैदराबाद के स्टेडियम में शादी के खाने चल रहे हैं, बुरा हाल है, उसको भी बेहतर करने में अब फायदा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतनी जल्दी तो खैर नहीं हो पाएगा, अगले साल आप देख सकेंगे कि उसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है। अभी तो उस ऑब्वियस है कि फौरी तौर पर तो नहीं होगा, लेकिन एक MOU साइन हुआ है
लोकल गवर्नमेंट और पीसीबी के दरमियान, जिसमें आकिब जावेद भी वहाँ गए थे। आपको याद होगा अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब ने मेरे ही शो में ये मैंने जब सवाल किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि हम उसका सोच रहे थे, आज ये सवाल हुआ है, तो अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो मामला बेहतर होगा। चले कम से कम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जाएगा तो सही ना अहमद भाई, ये मौका तो मिलेगा ना, ग्राउंड बढ़ेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करें। जो जो अर्निंग आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान सुपर लीग को, तो उसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और पाकिस्तान के यंगस्टर्स को होना चाहिए, जिनको वो फैसिलिटीज देखें। जब हम दुनिया की बाकी टीमों से कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उनका सेटअप है क्या बेसिकली। तो फ्रॉम ग्रास रूट एक तो सबसे पहले आपको डाइटिशियन आपको मिल जाना चाहिए कि क्या डाइट रखनी चाहिए, आपका फिजिकल फिटनेस का रूटीन क्या होना चाहिए, आपको मेंटली टफनेस किस तरह होती है, वो पूरा ये मैं कहूंगा कि एक टीम होती है जो जो सपोर्ट कर रही होती है। जब हम सपोर्ट स्टाफ की बात करते हैं, वो ये नहीं कि लैपटॉप लेके बैठे रहे, लेकिन उनका आउटपुट नजर आना चाहिए। वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर किसी की वीकनेस देख रहे हैं या किसी में कोई फ्लॉ देख रहे हैं, तो उनको उसको एड्रेस करने के लिए प्रॉपर वो कहते हैं ना, वो मौजूद होने चाहिए एक्सपर्ट। तो यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा देने के लिए, यंगस्टर को फायदा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल फ्रॉम स्कूल क्रिकेट को जब तक आप दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाएंगे तो टैलेंट नहीं मिलेगा आपको। देखें 1950s की बात कर रहे हैं, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, बहुत पीछे ले जाऊंगा आपको, तो स्कूल क्रिकेट ही थी जो पाकिस्तान क्रिकेट को आके रिप्रेजेंट करती थी, क्योंकि स्कूल में बड़ी अच्छी टफ क्रिकेट होती थी और वो एज है जहाँ टैलेंट आपको रॉ टैलेंट नजर आता है। उसके बाद से तो अगर किसी ने कोई और करियर लेना है वो और बात है, लेकिन इस अर्ली एज पे अगर हम किसी को पिक कर लेते हैं जिसको ये नजर आ रहा है कि यार इसमें वो टैलेंट है, ये वसीम अकरम बन सकता है, ये जावेद मियांदाद बन सकता है, तो वहां उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए आपके पास टीम होनी चाहिए, आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए, फॉर्मर ग्रेड्स होने चाहिए जो कि रोल मॉडल है। और फॉर्मर ग्रेड्स अगर लेट्स से हैदराबाद की बात कर ली जाए तो तौसीफ अहमद को लेकर आए जनाब। तौसीफ अहमद अपने जैसा एक स्पिनर लाके खड़ा, सही बात है, जहां वेस्ट इंडीज टीम इतना खुल के खेल रही थी और 10 ओवर में सिर्फ 27 रन, 30 रन और 3 आउट भी किए हुए, ऐसे स्पिनर तौसीफ अहमद प्रोड्यूस करके दे तो फिर फायदा होगा हमें। अब वैसे वो तौसीफ साहब वो सिंगल ना करते तो शायद वो मशहूर छक्का भी ना होता भाई, जावेद मियांदाद साहब वाला सिंगल अपनी जगह पे, लेकिन बहैसियत ऑफ स्पिनर अगर बैंगलोर का टेस्ट मैच देखा जाए जहां इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद ने इंडिया की बैटिंग लाइनअप, नो डाउट। अच्छा, उनके पास तो एक क्रेडिट भी जाता है कि तौसीफ अहमद साहब ने एक भी फर्स्ट क्लास का मैच नहीं खेला था जोहेब, एक भी, और वो डायरेक्टली टीम में आए थे अपने टैलेंट की बुनियाद पर। उन्होंने प्रूव किया, उन्होंने अपनी भरपूर क्रिकेट खेली और प्रॉपर टीम के साथ 8-10 साल क्रिकेट खेली और भरपूर तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस, बड़े शानदार ऑफ स्पिनर थे। अच्छा ये भी देखिए ना, ये भी टैलेंट का ही कमाल है जोहेब कि आपने नहीं खेली फर्स्ट क्लास, लेकिन इतना अच्छा टैलेंट नजर में आए, उनको लेकर आए और क्या जबरदस्त खेले। कोई नाम सजेस्ट करेंगे जोहेब जी? अच्छा, इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा, उनका मुकाबला भी था इलियास साहब से, वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है टॉपेस्ट जो ऑफ स्पिनर थे, उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी था उस वक्त। एजाज फकीर ऑलराउंडर थे, बैटिंग भी करते थे। इलियास साहब हाँ जी, वो भी बिल्कुल, वो जो बाद में सिलेक्टर भी रहे, और एजाज फकी वो भी उस टाइम पे बहुत बड़ा, बल्कि बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही नाम लिए। इनका नाम इलियास साहब की जगह आया था। हाँ जी, इनका नाम इलियास साहब के रिप्ले। वाह वाह, जबरदस्त खुरम भाई, क्या बात है। जोहेब क्या कोई नाम सजेस्ट करते हैं दो टीमों का? बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं क्या क्या सजेशन होनी चाहिए। देखें, जैसे हमारे गेस्ट ने जिक्र किया कि जो पहले स्टैब्लिश नाम है, जैसे सियालकोट स्टैलियंस है, इनकी हिस्ट्री भी है, मोस्ट इन्होंने कप जीते हुए, हमारी तो फेवरेट टीम है भाई। इसी नाम के साथ जाना चाहिए कि आवाम को भी पता है कि भाई ये नाम है, पहले से डेवलप हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो एस्टेब्लिश नाम है वही ज़्यादा फेम भी लेंगे और ज़्यादा जो है परफॉर्मेंस भी उसी तरह से अच्छी होगी। इस तरह के नाम का भी बड़ा एक इफेक्ट होता है टीम्स के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर। तो उसके साथ साथ जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, सियालकोट स्टैलियंस की पहले से ही जो है फ़ैन फॉलोइंग है, क्रिकेटर्स वहाँ से बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं। तो मेरा यही मानना है कि जो इस्टेब्लिश नाम है वो उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे हैदराबाद हॉक्स सूट भी करता है और सियालकोट स्टैलियंस, मैं भी यही सजेस्ट करूँगा। वाह वाह। अच्छा ये बताइए जी, अब आते हैं हम बांग्लादेश और भारत वाले मामले पर। जो ये हमने देखा पाकिस्तान ने बड़ा कमाल किया, और मैं क्रेडिट देता हूँ बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब ने दरवाज़ा ओपन किया कि आप क्रिकेट ख़राब करोगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। और जो भारत करता, हम तो अपनी टीम भेजते थे, हमने तो कभी मना नहीं किया, ये तो भारत की अड़धर्मी थी
और फिर चैंपियंस ट्रॉफी खराब करने की कोशिश, एशिया कप खराब करने की कोशिश, घुटनों पर ले आए उन्हें। उसके बाद राइजिंग स्टार की जीत हमारे सामने है, अंडर 19 की जीत हमारे सामने है, टीम भी हमारी अब बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ आ रही है। तो जो बांग्लादेश ने किया उन्होंने बड़ा अच्छा किया। बाद में माफी मांगते रहे कि मुस्तफीज को वापस भेज दें, हम उसे लेने पे दे, उन्होंने कहा बस जो हो गया सो हो गया। अब आई है खबर कि आईसीसी खुद 2 नाम तजवीज़ कर रहा है, 2 वेन्यूज तजवीज़ कर रहा है। मेरा ख्याल है श्रीलंका ही हो जाएगा पॉसिबली वेन्यू। जी बिल्कुल, इसमें पहले जब शुरू में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो अवाम का यही वो था कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, और उस टाइम पे पाकिस्तान चला भी गया था वर्ल्ड कप में। और उसके बाद जब मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टांस लिया कि दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अवाम को भी और सारे जो फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं आईसीसी के साथ, तो एक अच्छा स्टांस उन्होंने रखा, एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया। और इंडिया को भी लगा कि भाई हम जीत गए, लेकिन शायद उनके माइंड में ये नहीं था कि पाकिस्तान में एक इवेंट होना है और उनके पास जो है इसके 2028 तक या 2030 तक 3 इवेंट्स उनके होने हैं। तो मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी की ये एक स्ट्रॉन्ग जो पोजीशन, सही बात है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त और जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है सारी चीज़ को, तो मेरे ख्याल से इंडिया बैक फुट पे चला गया है। उसके बाद बैक टू बैक जो वो अंडर 19 और राइजिंग कप से बाहर हुए, अंडर 19 हारे। तो उसके बाद बांग्लादेश का जैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मुस्तफिज़र का हुआ, और मुस्तफिज़र ने जब वापस उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की तो उसने कहा कि इवन मुझे अब 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ की भी ऑफ़र आती है तो मैं अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से बातें चल रही हैं कि पीएसएल में डायरेक्ट साइनिंग होगी। उन्होंने रजिस्टर भी कर लिया है, बिल्कुल, उन्होंने खुद को रजिस्टर कर लिया। बिल्कुल, तो इंडिया एक किस्म का बैक फुट पे चला गया और मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका जैसे पाकिस्तान सर 500+ क्रिकेटर्स ने, यह डेट की मैं बात कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन है 500+ इंटरनेशनल खिलाड़ी, जिसमें इंग्लैंड के बड़े टॉप खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे खिलाड़ी, और आप बड़े सरप्राइज होंगे इस बार जब खिलाड़ियों के नाम आएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है जोहेब हमारे लिए? बिल्कुल ऐसे ही, ये पहले इंडिया में टाउन करता था कि आप छोटे प्लेयर्स लेके आ जाते हैं, जैसे टीम डेविड पीएसएल से गए, उसके अलावा और काफी को देखे मौका मिला, फिल सार्ट यहाँ से गए, हैरी ब्रूक यहाँ से गए। तो अब वही प्लेयर्स जो हैं मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर आईपीएल में खेल रहे हैं। तो इंडिया की जो है ना, इंडिया को हर तरफ से जो उन्होंने बातें की वो मुंह की खानी पड़ रही हैं। और वापस जब कुछ प्लेयर्स इंडिया से खेल के अब वापस पीएसएल में खेलना चाहते हैं, जैसे फैफ डुप्लेसिस हैं, एबी डिविलियर्स हैं, मैक्सवेल हैं, जो आईपीएल को छोड़ के पीएसएल खेलना चाहते हैं, तो एक दफ़ा फिर जो है इंडिया यही बातें करना शुरू हो गया, हमारे रिटायर्ड प्लेयर्स जो है पीएसएल में खेलने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार उनके पास तो कोई जा भी नहीं रहा, और जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने तो वैसे ही उनके बिहेवियर्स की बड़ी वो मामलात कलई खोल दिए। दूसरा, अनसेफ कंट्री के तौर पे अब उभर रहा है। देखिए बांग्लादेश के तो प्रेजेंट प्लेयर नहीं जा रहे, इंग्लैंड के प्रेजेंट प्लेयर्स ने जाने से इनकार कर दिया। बहुत बड़ी बात है, पैसों को आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है कि पैसा इज्जत से ज़्यादा नहीं है। खुर्रम मलिक साहब, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, और इंडिया ने जो अब वतीरा अपना रखा है क्रिकेट को ख़राब और गंदा करने का, मुंह की खानी पड़ रही है अब। नहीं देखें, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हो गया स्पेशली इंडिया के हवाले से। रिसेंटली आपने वहाँ विमेन के जिस तरह से वर्ल्ड कप देखा और जिस तरह से देखें हरासमेंट भी की गई स्पेशली खासकर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हुआ। और आपको पता है कि ये एम्बेसडर्स होते हैं, जब जाते हैं दूसरी टीम पार्टिसिपेट करते हैं किसी मुल्क के अंदर, तो वो उनको आपको प्रेसिडेंशियल जो है ना सिक्योरिटी देनी चाहिए। जिस तरह से आपने रिसेंटली पाकिस्तान में भी देखा, हालांकि पाकिस्तान में भी इंसिडेंट हुआ, फिर श्रीलंका की टीम ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर स्टे करने का किया और पाकिस्तान ने उनको बड़ी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी दी और वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस उन्होंने शो करके फिर गए। और दूसरे एंड पे आपने जिस तरह से बात की, देखें आईपीएल जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो उसकी वो अब वैल्यू नहीं रही जिस तरह से पहले होती थी। काफ़ी सारे जो रिनाउंड प्लेयर्स जाने के बाद वो अपना ब्रांड को ही उन्होंने एक सबोताज कर दिया। और दूसरा, जहाँ तक आप देखें बीसीसीआई की वो डोमिनेंस ख़त्म हो गई जो पहले उनकी होती थी। ना कि देखें भी इस वक्त उनके अपने ही प्रेसिडेंट हैं जय शाह, पर उनकी उस तरह से आपको नज़र नहीं आ रही डोमिनेंस जिस तरह से पहले हुआ करती थी बीसीसीआई की और बिग 3 के अंदर होती थी। और दूसरे एंड पे जहाँ तक बांग्लादेश का स्टांस देखें तो बहुत अच्छा उन्होंने स्टांस लिया। हालांकि बीच में ये भी बातें चल रही थी कि अगर वो नहीं खेलते, आईसीसी ने कहा है कि उनके पॉइंट्स को फॉरफिट किया जाएगा। इस तरह से नहीं होगा। बहरहाल एक इवेंट है, इवेंट को खेलना चाहिए। और देखिए मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि श्रीलंका के अंदर ये कैपेसिटी है कि पूरा का पूरा जो है इवेंट को होस्ट भी कर सकता है। तो अभी आप देखें कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आया इनके मैचेस भी वहीं पे शिफ्ट हो जाएं या ये डिसीजन एक आध दिन में आ बहुत अच्छा कहा खुर्रम साहब, इस पे जरा एक ऐड करें, इनको अब समझ आएगी जैसे इन्होंने हमारे साथ किया। भाई हमें पूरे का पूरा एशिया कप, कभी पाकिस्तान, कभी यूएई, कभी कुछ करना पड़ा, चैंपियंस ट्रॉफी, अब इनके हवा निकल गई इस गुब्बारे से। अब वो माफियों तलाफियों पर उतर आए कि जी हमें नुकसान हो रहा है, हमारे साथ यूँ हो रहा है। तो दूसरे बोर्ड के साथ आप खुद कर रहे थे, अपने गड़े में खुद गिरे।
खुरम साहब? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। देखें, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक जिक्र भी किया, जिस तरह से देखें मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जिस तरह से एक देखें स्ट्रॉन्ग स्टांस उस वक्त भी लिया था एशिया कप के हवाले से भी, फिर आज इवेंट के हवाले से कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा तो पाकिस्तान की कोई टीम वहाँ पे ख्वाह वेमेन की हो या मैन की कोई नहीं जाएगी। देखिए स्ट्रॉन्ग स्टांस लिए तो उनको उस वक्त ही पता चल गया था कि अब ये उनकी जो डोमिनेंस जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। फिर देखें दूसरे तक क्रिकेट को आप कहते हैं गेम ऑफ जेंटलमैन, दो आप पता है नाम ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और गेम ऑफ जेंटलमैन, और दोनों को ही इन्होंने सबोताज कर दिया। इवन आपके अब रिसेंटली आपने अंडर 19 के मैचेस में देखा, वहाँ भी नो हैंडशेक पॉलिसी जिस तरह से हुटिंग पीछे की जा रही थी। उससे पहले एशिया कप के हवाले से देखा, जो उनके खासकर जिस तरह से बयानात वगैरह भी आए कप्तान की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। देखिए मैं हमेशा से ये कहता हूँ, ये तो स्पोर्ट्स जो होती है, स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी टोटली डिफरेंट है, और हमेशा से जो है ना सियासत को स्पोर्ट्स से दूर रखा जाना चाहिए। देखें हर बंदा चाहता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के मैचेस हों, व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा होती है, इंडिया खुद चाहते, इंडिया खुद भी चाहते हैं। देखिए जो अपना एक बड़ा स्पॉन्सर है वो पीछे हट गया है। देखिए यही होता है, अभी पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच है वर्ल्ड कप का, सबसे ज़्यादा देखिए फोकस उसका, खा वो श्रीलंका में हो, ख्वाह वो आपका मेलबर्न में हो, आपका अमेरिका में हो, लंदन में हो, कहीं पे भी हो, देखें उसके सबसे पहले आते साथ ही सोल्ड आउट हो जाते हैं सारे टिकट, और जैम पैक क्राउड होता है। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि आपको वहाँ पे स्पेस नज़र आएगा, और देखें उस मैच का जो है 2-2 3-3 महीने पहले से लोगों को इंतजार होता है। अच्छा, ये कहते थे जी कि बड़ा फर्क पड़ता है इंडिया ना खेले, अब लगा पता जब पाकिस्तान ने बैकफुट किया है, ज़रा इनको झचका दिया है, उनका अपना सबसे बड़ा एक स्पॉन्सर है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेने वाला, वो उसने हाथ जोड़ना शुरू कर दिए, उसने कहा जी ये बहुत मुश्किल होगा हमें आगे बढ़ना, अगर पाकिस्तान आके नहीं खेलता यहाँ पर तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये अब इन्हें अंदाज़ा होगा कि किस तरह से साजिशें अपने ही गले पड़ती हैं। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, लेकिन जब वापस आएंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज़ और आगे आने वाला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़, इस पर ज़रा मुवाजना करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका क्या हुआ अहमद उमर सिद्दीकी साहब? ऐसा कि हमने एक मैच जीता, एक बारिश की नज़र, और आखिरी मैच ऐसा अजीब खेला हमने। एक सलमान अली आगा ने सरप्राइज़ किया, 12 बॉलों पर 45 वन डाउन आकर एक तो ऊपर आ गए, ऊपर से 12 बॉलों पर 45 कर दिए। नाफे ने भी 26 की ठीक इनिंग खेली, लेकिन उसका पहला मैच था, डेब्यू था, तो उसको चले इतना मार्जिन देते, बट ही प्लेड वेल। लेकिन अब ये देखें सर, एक मैच जीतते हैं, एक हम हार जाते हैं, ये क्या क्रिकेट हो रही है? और हमसे 12 साढ़े 12 ओवरों में भी 160 नहीं हो पाया। मैच में इसी तरह यार, जिसका दिन होगा वो आपको मार्जिन नहीं देगा। हाँ, आपने कहा कि सलमान अली आगा बहुत अच्छे खेले, दो और परफॉर्मेंस थे, वसीम जूनियर और फहीम अशरफ, उनके जो आखिरी के 2 ओवर्स थे, जितने आराम से वो छक्के खा रहे थे। देखिए बैट्समैन के माइंड से आप किस तरह खेलते हैं, जब आप बॉल कर रहे होते हैं ना, अगर आपने लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के अंदर बाउंड्री पे खड़ी कर दी है, तो बैट्समैन को ये पता है कि ये मुझे आगे बॉल करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से वो फ्रंट फुट में बॉल करेगा। और अगर आपने लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन सर्कल के अंदर ले आए हैं, तो बैट्समैन को ये पता है कि ये आगे बॉल नहीं करेगा, पीछे तो वो पहले से बैक फुट पे होता है। बिल्कुल। अब ये उसके साथ खेलते हुए आपने 1 स्टेप अहेड आउट फॉक्स करना है, आपको ब्रेव होना पड़ता है कि वो एक्सपेक्ट ये डिलीवरी कर रहा है, मैं ये नहीं करूंगा, बजाय इसके कि आप प्रिडिक्टेबल हो जाए। जिस तरह हमने देखा कि वसीम जूनियर वो अपना वो स्विंगिंग यॉर्कर करने के चक्कर में एक भी बॉल सही जगह पिच नहीं हो सका, और 3 छक्के लगातार खा रहे हैं, फुल टॉस कर रहे हैं। एक अफसोस मुझे ये हुआ कि जब उनसे बॉल नहीं हो रहा था, इस तरह कोई एक उनके पास जाके उनसे, आप बॉलर को क्या कहते हैं, सिर्फ उसको उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको बता रहे हैं, बॉल उसने खुद ही करना होता है कि बैट्समैन के फुट मूवमेंट के हिसाब से वो बॉल करेगा, लेकिन आप उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं। लेकिन वहां हमने देखा कोई सीनियर मेंबर जाके वसीम जूनियर के पास खड़ा नहीं हुआ, उसके रनअप में उसके साथ बातें नहीं की, थोड़ा काम डाउन नहीं किया, और वो जो ओवर था ना वो बड़ा मुश्किल रहा। अच्छा चले, 160 हो गया, नहीं होना चाहिए था, 12 ओवर का मैच था। इस टीम को पिक जब आप कर रहे थे तो उस्मान खान की जगह नहीं बनती थी। जब आप ख्वाजा नाफे को आप विकेट कीपिंग करवा रहे हैं, तो अब्दुल समद जो कि पावर हिटर है, जो शॉर्टर फॉर्मेट में ज्यादा सूट करता है, उसको आपने जाया कर दिया। फखर जमान जो कि आइडियल होगा इस कंडीशन में कि जब आपको माइंड क्लियर, देखें सलमान अली आगा माइंड क्लियर के साथ बैटिंग कर रहे हैं, तो उसने कहा मैंने शॉट्स खेलने हैं, क्योंकि आपको 14-15 रन पर ओवर चाहिए थे। इस माइंड के साथ आप फखर जमान को बैटिंग करा दें, वो बिल्कुल क्लिक करके दिखाएगा। इस माइंडसेट के साथ अब्दुल समद जिसके पास पावर हिटिंग एबिलिटी, आप उसको बैटिंग करवा देते, आप ये मैच जीत सकते थे। हसन नवाज का ना होना मुझे थोड़ा अफसोस है, फिर इरफान खान नियाजी का टीम में ना होना उसका भी मुझे अफसोस है। ये वो प्लेयर हैं जो T20 में आपके लिए ब्रूटल मैच विनर साबित हो सकते हैं। जब भी आप पिक करेंगे तो आपको ये चीजें जहन। अब श्रीलंका ने अगर 160 कर दिया था और आपको पता है कि 12 ओवर में हमने इसको चेज करना है,
तो साइम अयूब एट सी नजर आए, हमें देखा कि स्पिनर क्या गया, जिस बॉल पे वो आउट हुए वो इतना टाइम मिला था, आप कहीं पे भी शॉट लगा सकते थे। लेकिन जब आप फॉर्म में नहीं होते ना, जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो फिर इस तरह आप लूज शॉट खेल कर आउट हुए। अनफॉर्चुनेटली साहिबजादा फरहान क्लिक नहीं कर सके, क्योंकि वो आपको अच्छा स्टार्ट दे सकते थे, लेकिन कवर कर दिया था उसको सलमान अली आगा ने, आके बेहतरीन स्टार्ट दे दिया था और हम अच्छी पोजीशन में आ गए थे। वो बस उनके वो एक अनलकी में कहूंगा, जो शॉट वो इससे पहले छक्का लगा चुके थे वही दोबारा रिपीट करते हैं, लेकिन ये देखते हुए इनसाइड द सर्कल फील्डर नजर है फाइनल के, उसके राइट लेफ्ट जरा सी होती हमें बाउंड्री मिल सकती, लेकिन जितना अच्छा वो एग्जीक्यूट कर रहे थे, अगर कोई और उनका साथ देता, नवाज आए थोड़ा खेले उनके साथ, लेकिन ओवरऑल हमें नहीं दे रहा है। वही इस टीम में बैटिंग ऑलराउंडर ज्यादा भरनी है, प्रॉपर बैट्समैन आपको कम नजर आ रहे हैं। अच्छी ऑलराउंडर्स बात। की एक क्यों अहमद भाई, एक चीज जरा इसमें और ऐड करें आप, श्रीलंका की तरफ से देखें उन्होंने कमाल क्या किया है। उन्होंने 20, 30, 22, 21, 34, 22 इसके बीच स्कोर किया उनके खिलाड़ियों ने, कोई 50 की तरफ नहीं गया, लेकिन वो जिस तरह से 12, साढ़े 12 ओवर का इस्तेमाल किया उन्होंने, वो कमाल था। उन्होंने कहा 20-25 रन करो, बॉलर ज़ाया ना करो, दूसरा आके भी इतना, ये एक अच्छी प्लानिंग नजर आई। और बॉलर्स को तो हमारे बिल्कुल ही उन्होंने डैमेज कर दिया। पुअर बॉलिंग में कहूंगा, हमारे बॉलर्स का कॉन्फिडेंस शेक हो गया। अगर आपको एक पहली बॉल पे छक्का लग जाता है, अब आप सरवाइव कर ये सोच रहे थे मैंने बाकी 5 बॉल किस तरह करने हैं, तो जब आप नेगेटिव थिंकिंग में चले जाएंगे, आप एग्रेसिव माइंडसेट के साथ नहीं खेलेंगे, तो आप हमेशा से एक्सपेंसिव आपको नजर आएंगे। तो बॉलर को बैक करना चाहिए, चैलेंज बैट्समैन के साथ चैलेंज डालना चाहिए बॉलर को, कोई बात नहीं छक्का डाला, अब मैं इसकी विकेट लेके दूंगा, और मैं इसको बजाय इसके कि स्लोअर वन या इस तरह की बॉल करूं कि यार वो मुझे डॉट बॉल मिल जाए, डॉट बॉल लेना और विकेट लेने वाले बॉल दो डिफरेंस अप्रोच है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि एग्रेसिव कैप्टेंसी होनी चाहिए थी थोड़ी, और माना कि शॉट लग रही है, अगर आप चैलेंज करेंगे ना तो हर बॉल वो बाउंड्री से बाहर नहीं मारेगा, तो आपको अच्छा, वहां फील्डर प्लेस करना, ये जो आपने फील्ड बात प्लेसिंग कही ना कि कोई समझा भी नहीं रहा था, नसीम शाह ने 35 रन दिए 3 ओवरों में, ठीक था इस सिचुएशन में 35 रन को बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। अदर एंड 53 भी दे दिए, एक ओवर में फहीम अशरफ ने 19 भी दे दिए, तो ठीक था जोहेब। लेकिन क्या कोशिश कर रहे थे बॉलर जाके जरा बात करते देखते, और मैं हैरान हूँ सलमान मिर्जा को फिर ड्रॉप कर दिया आपने, एक अच्छा खासा चल रहा था, आपको समझ आनी चाहिए थी कि यार हमने मैच जीतना है। अजीब बात है, आप वर्ल्ड कप से पहले मैच भी उन्हें देना चाहते हो, कौन सी प्रैक्टिस हो रही है, मुझे समझ नहीं आती। देखें, वो टीम सिलेक्शन तो अलग बात, शायद वसीम जूनियर को या नसीम शाह को वो चांस देना चाह रहे थे। इसमें यहाँ पे 2-3 फ्लॉज थे, एक तो कैप्टेंसी में भी और प्लान्स में भी। जहाँ तक कैप्टेंसी की बात है, मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर करवाया, मेरे ख्याल से 8 से या 9 रन, एक आउट किया। जब श्रीलंका आउट हो गए थे, दोनों राइट हैंडर्स खेल रहे थे, वहाँ पे मोहम्मद नवाज का एटलीस्ट 1 ओवर बनता था। वहाँ पता नहीं, मुझे ये समझ ही नहीं आती कि मोहम्मद नवाज ठीक जा रहा है, परफॉर्मेंस बेहतर है, उसके ओवर बैंक में जमा कराने थे, क्या करना था, मुझे समझ ही नहीं आता। बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद प्लान्स जहाँ तक देखें, मेरा नहीं ख्याल कि वसीम जूनियर या फ़हीम अशरफ या नसीम शाह उनको पता था कि शनाका किस तरह की बैटिंग करते हैं और उनका कौन सा जोन है बैटिंग का। यहाँ पे T20 में आपको प्लेयर्स को जज करके बॉलिंग करवानी पड़ती है, आपको पता, उनको मेरे नहीं ख्याल कि उनको अगर पता होता तो वो यहाँ पे बॉलिंग करते। उनका स्ट्रॉन्ग जोन है डाउन द ग्राउंड, एक्स्ट्रा कवर, स्ट्रेट हिट अच्छी लगाते हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी छक्के उन्होंने लगाए उधर ही लगाए, और उनकी जो 9 बॉलें थी उनमें से मेरे ख्याल से 5 उन्होंने छक्के लगाए, एक बॉल उन्होंने जो डॉट किया वो नसीम शाह ने बीच में मार के कटर किया, जो उनकी बॉडी पे आया, वहाँ पे वो रिसीव हुई। तो जो अगर जिस प्लेयर का स्ट्रॉन्ग जोन है आप वहाँ पे कर ही जा रहे हो बॉलिंग, और मुझे नहीं समझ आती कि मिड ऑफ आप ऊपर लेके और उसको जो है सामने बॉलिंग करी जा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ से वो डॉट करेगा। तो ये ब्रेनलेस बॉलिंग पाकिस्तान ने की। यही स्कोर जो है, अगर मोहम्मद नवाज 1 ओवर करवाते और प्लान्स के साथ जाते तो मेरे ख्याल से 120-125 पे रुक जाना चाहिए था। प्लस जो फ़हीम अशरफ ने कैच छोड़ा मेंडेस का, जिसके बाद उन्होंने 20 रन करके गए, तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स थे जिस पे जो है आपका जो है स्कोर 160 पे गया। मेरे ख्याल से कंडीशन टफ थी, बॉल जब बाउंड्री से बाहर जा रहा था, काफ़ी बारिश हुई थी, पानी काफ़ी खड़ा था बाउंड्रीज़ के बाहर, तो वहाँ पे बॉल जब गीला हो जाता है तो ग्रिप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से 120-125 के राउंड रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक तो वो कैच जो 20 रन हमें उससे ऊपर कंसीड कर गए, उसके बाद जो शनाका ने 8 बॉलों में मेरे ख्याल से 35 से 36 रन किए, तो वहाँ से जो है मैच थोड़ा दूर हो गया। अगर 120-25 रन होता जो जिस तरह की सलमान आगा इनिंग्स खेल गए थे, तो मेरे ख्याल से चेजेबल टारगेट है। स्टिल 2 ओवर में जब 30 रन रह गया था, वहाँ पे भी वसीम जूनियर पता नहीं श्रीलंका से पाकिस्तान बॉल मार रहे थे,
जिस तरह वो घूम घूम के 6 की 6 स्लोअर डिलीवरी आखिरी ओवर में उस बॉलर ने करवाई हैं और एक बॉल भी वो बैट के साथ नहीं कनेक्ट कर सके, इसका मतलब ये है कि आप उसको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर कंसीडर नहीं कर सकते। अब्बास अफरीदी बार बार बेहतर ऑप्शन होता है, बेहतर ऑप्शन है वसीम जूनियर से, क्योंकि ना उनके पास कोई स्लोअर डिलीवरी है, या तो वो पीछे मार के बॉल करते हैं या फिर अच्छा, यॉर्कर फिर करते उनकी हैं। बॉल कटती है लेग साइड पर, उनका नेचुरल एक्शन ऐसा है और फिर वहां से वाइड नो, ये बड़ा मसला हो जाता है ना जोहेब। तो ये भी चीज़ें देखने की हैं। क्या कहेंगे सर खुर्रम साहब? देखिए, मैं तो थोड़ा सा इससे एक टेक्निकल में बात करना चाहूँगा। आपको पता है कि मोड ऑफ गेम जो था ये T10 के हिसाब से वो खेल रहे थे। आपको पता है बारिश की वजह से मैच को जी श्रिंक हाँ, किया गया। बिल्कुल। और देखें जिस तरह से अब आपने रिसेंटली T10 की सीरीज़ भी देखी है, अबू धाबी वगैरह दुबई में जो होती रहती है, तो आपको पता है शॉर्टर वर्जन होते जा रहे हैं और उसके अंदर आपका ना पावर हिटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, आपका एग्रेसिव मोड होता है और आप जाते ही आप एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं पावर हिटिंग के हिसाब से। और जिस तरह की आप स्ट्राइक रेट देख लें, किसी एक प्लेयर का भी आपको स्ट्राइक रेट जो है ना अंडर 100 नज़र नहीं आएगा। सब जो है 250, अराउंड 167 और 169, 377। देखिए ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वाइट बॉल, देखिए दीज आर द वाइट बॉल स्पेशलिस्ट। अगर बारिश की वजह से अगर आपका मैच श्रिंक भी हो जाता है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तो ये उस प्लान के साथ गए और ये देखिए मॉडर्न डे अडॉप्ट करती हैं। अब आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको अपनी अपोनेंट टीम की वीकनेस का भी पता होता है, स्ट्रेंथ का भी पता होता है और देखिए आपके पास डाटा भी होता है, आपके साथ डाटा एनालिस्ट होते हैं और हर टीम के आपको पता होता है और किस हिसाब से आपने जाके खेलना है। और सही कहा, देखें शुरू में अगर आप क्या कहते हैं जाते के साथ ही अटैकिंग गेम खेलते हैं तो अपोनेंट बॉलर पे ना प्रेशर आ जाता है। पहली बॉल पे बाउंड्री या छक्का या चौका लग जाए तो वो जो रेस्ट ऑफ द बॉल्स जो होती हैं ना, खासकर ये शॉर्टर वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। और ये सलमान मिर्जा को ना खिलाने का क्या तुक था, समझ में नहीं आई मुझे। वसीम जूनियर अचानक आ जाता है, अचानक चला जाता है। इसी तरह नसीम चले ओके था, नसीम ने स्टार्ट में स्कोर देके कंटेन कर दिया, 35 पे रोक लिया किसी ना किसी तरह, चलो तजर्बे की बुनियाद पे रोक लिया। कोई बड़ी कमाल बॉलिंग तो नसीम ने भी नहीं की, लेकिन तजर्बे की बुनियाद पे रोक लिया। उसको 3 विकेटें मिल गई, वो इसी पे खुश था वसीम जूनियर। पर स्कोर देखें आप खुर्रम साहब। नहीं बिल्कुल। अभी देखें रिसेंटली भी अगर आप देखें तो जिस तरह से लाहौर कलंदर को सलमान ने बहुत ही ज़बरदस्त एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग से जितवाई है और काफ़ी इम्पैक्ट बॉलर है। देखें उसके अंदर वैरायटी भी है, मीडियम पेस भी है, फिर चेंज ऑफ वैरायटी भी करता है। देखें ये स्पेशली T20 के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और दूसरे एंड पे भी आपने जैसे अब्बास अफरीदी की बात की, देखिए अब्बास अफरीदी को मौका देना चाहिए था और अब्बास अफरीदी के अंदर भी वैरायटी भी है। और अभी आपको उस तरह का कोई बॉलर नज़र नहीं आएगा कि एक कोई एक्सप्रेस पेस से बॉलिंग करे, एक्सक्लूडिंग आपका नसीम शाह जो है, जिसके अंदर देखें पेस भी मौजूद है और उसके अलावा बाउंसर भी करता है। तो उसके अंदर भी ये एबिलिटी थी कि वो बाउंसर भी करता है, स्लोअर पेस भी करता है और स्पेशली मॉडर्न डे के हवाले से T20 के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अहमद भाई क्या वजह है, सलमान मिर्जा अच्छा खासा बॉलिंग कर रहा है, बेहतरीन बॉलर है, ट्रिकी बॉलर है, अब पता नहीं क्यों इस तरह हम अपने बॉलर्स को भी तबाह कर। भाई कौन सी टेस्टिंग करनी है इन्होंने वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले, अब क्या पूरा साल टेस्टिंग करते रहेंगे? रोटेशन पॉलिसी मेरे ख्याल से आप सबको चेक करना चाह रहे थे। अभी आपके पास टाइम है, T20 वर्ल्ड कप होना है, हो सकता है हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी वापस आ जाए पाकिस्तान टीम में, तो फिर शायद इनको जज करने का फिर बकाया। सर नाम दोनों का है, लास्ट खिलाड़ियों की लिस्ट में जो नाम है वो दोनों का है सर। आएंगे क्यों नहीं आएंगे, साथ आएंगे। इसलिए इस सीरीज को आप कह लें कि आपकी ट्रायल बेसिस पे है। कोई बात नहीं, आप मैच हार गए, लेकिन आप अपने प्लेयर्स को जज कर रहे हैं कि कौन सा प्लेयर टफ कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है, मोहम्मद वसीम उतने एक्सपीरियंस नहीं है जितने शाहीन शाह अफरीदी या हारिस रऊफ हैं। आप कह सकते हैं कि तजर्बा नहीं है, लेकिन आपके पास स्किल्स वो सारे होने चाहिए। आप प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। हमेशा से इनको कहा जा रहा है कि ये जैसा माजी की बात कर लेते हैं, शोएब अख्तर के साथ मोहम्मद शमी थे और मोहम्मद शमी प्रिडिक्टेबल बॉलर थे। उनकी बॉल में मूवमेंट आपको नहीं नजर आती थी, पेस थी, लेकिन जब बैट्समैन को ये पता हो ना कि इसके पास कोई क्लास नहीं है, कोई स्किल नहीं है कि बॉल को मोहम्मद आसिफ की तरह राइट लेफ्ट मूव कराएगा, एक ही लाइन पे बॉल पड़ के आएगा, तो वो अब कंफर्टेबल होता है। तो यही इसका नजर आ रहा था मोहम्मद वसीम जूनियर का कि ये यॉर्कर करने की कोशिश कर रहा था जो कि नहीं हो रही थी, फुल टॉस हो रही थी, और दासम शनाका बड़े शॉट खेल रहा था और बड़े शॉट ढूंढ रहा था और डाउन द ग्राउंड वो खेल रहा था। तो आइडियल था उसके लिए कि हाफ वॉली या फिर फुल टॉस, और जो आराम से वो मारता। अच्छा ये बताएं अहमद भाई, जो जोहेब कह रहे हैं बात ठीक है, क्योंकि खुद क्रिकेटर है, आप तो बड़ा लंबा अरसा क्रिकेट खेले। मेरा ख्याल है होमवर्क नहीं था शनाका को लेकर हमारे बॉलर्स का, जो प्रॉपर एक होमवर्क होता है। और ये जो लैपटॉप लेकर इतने जबरदस्त एनालिस्ट बैठते हैं, कि क्या नेटफ्लिक्स देखते हैं, क्या करते हैं वहाँ?
असलान सब बताया होता है। देखिए, जब बॉलर ग्राउंड में खुद बॉल कर रहा होता है ना, तो वो अपने माइंड को यूज कर रहा था। वहां आप कंप्यूटर नहीं है कि आप उसको रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे हो। वो अपना बॉल खुद सोच के कि मैं कहाँ पे, एक तो फील्ड प्लेसिंग आपको बताई जाती है कि इसके हिसाब से बॉल करनी है, लेकिन बॉलर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो ये सोच रहा होता है कि कौन सा बॉल वो सबसे अच्छा कर सकता है जहां पे रन ना बने, विकेट मिले। तो इनका यॉर्कर है इनका अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं एग्जीक्यूट कर पाए, यॉर्कर सही जगह पे नहीं डिलीवर कर सके। 1996 का वर्ल्ड कप यही वो इस तरह की फास्ट बॉलिंग वकार यूनुस कर रहे थे, और इंडिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल अजय जडेजा। जब आप प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे तो बैट्समैन आपको इसी तरह चारों तरफ, आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बड़ा इंटेलिजेंट बॉलर बनना पड़ता है, और आपको मिक्स करना पड़ता है अपनी बॉल की लाइन और लेंथ को और पेस को ऑल्टर करेंगे, ताकि बैट्समैन गैस कर रहा हो। जब बैट्समैन गैस करेगा तो वो बड़ा शॉट इतना आसानी से नहीं लगा। लेकिन जब आप प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे तो उसको तो आप आइसिंग ऑन द केक, और हर शॉट आराम से खेल रहा था। आप ऑफ स्टंप के बाहर भी विकेट दे रहे थे, और सर्कल के अंदर सारे फील्डर थे, वो ऑफ स्टंप कवर्स के अच्छा, ऊपर से आपने चौके और इतनी छक्के। अच्छी टेक्निकलिटीज बताई अहमद भाई, सारी शनाका की। मैं चाहूंगा जरा ज़ुहैब, जो इतनी अच्छी टेक्निकल बात हुई है, ये हमारे बैट्समैन क्यों नहीं करते? हम उनके बारे में ये कब कह पाएंगे? जैसे अहमद भाई उनकी तारीफ कर रहे थे कि उनको पता था वो लेफ्ट साइड राइट साइड का। हमारे तो बैट्समैन बस कहते जी आओ लग गया तो ठीक है। साइम अयूब को टाइम हो गया, कब खेलेगा भाई? देखें, जैसे उन्होंने जिक्र किया कि प्लेयर्स को प्रॉपर वो प्लान दे के भेजते हैं, आगे काम होता है एग्जीक्यूट करना, बॉलर या बैट्समैन उसका अपना काम होता है। प्लस कैप्टन का बड़ा रोल होता है कि अगर बॉलर कहीं पे भूल गया है कि उसने क्या करना है, तो वहाँ पे उसको रिमाइंडर देना है कि भाई आपने ये करना है। मोहम्मद वसीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि भाई वही। अच्छा सॉरी, अभी जिक्र किया था खुर्रम भाई ने मोहम्मद इलियास साहब का, वो खुद बड़े ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेटर भी रहे, उनका इंतकाल हो गया जी। बड़ा ये अफसोसनाक खबर है क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए कि अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि उनका इंतकाल हो गया। जी प्लीज़ ज़ुहैब। जहाँ पे इंटेलिजेंट बॉलर वही होता है कि आप जब कंडीशंस को असेस करना शुरू हो जाएं, जब आप देख रहे थे कि बॉल जब वेट हो जाता है तो उसको ग्रिप करना बड़ा मुश्किल होता है, और फुल लेंथ बॉलिंग करना बड़ी मुश्किल होती है। तो वहाँ पे मोहम्मद वसीम, आपने नोट भी किया होगा, बजाय क्रॉस सीम पकड़ने के सीम अप डिलीवरीज लेके यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे। और ऑन दी अदर साइड जो आप देखेंगे, पथिराना ने जब यॉर्कर किए तो क्रॉस सीम पकड़ के कर रहे थे, उनको पता था बॉल वेट है और ग्रिप नहीं हो रहा। तब ये होती है कंडीशन के हिसाब से अपने आप को डालना। तो और जब आपकी स्ट्रेंथ है कि यॉर्कर आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, एक फुल टॉस आपने कर दिया तो अपनी लेंथ थोड़ी पीछे खींच लें। दूसरी बैटिंग इजी नहीं होती खुर्रम मलिक साहब ऐसे मौकों पर, कि आपको आसान हो जाता है, आपको पता होता है कि ये गलतियां हमसे हुई हैं तो हम इन्हीं गलतियों पर उनके बॉलर्स की भी फैंटी लगा सकते हैं। यहाँ तो हमने फायदा ही नहीं लिया। अच्छा, मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं। मैंने इलियास खान साहब के ऑफिस में ना थे, उनके बेटे जुनैद भी खेलते हैं, वो मोहम्मद इलियास ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी बहुत अच्छे हमारे दोस्तों में से रहे जी। इस पे जी बिल्कुल, ये जो बैटिंग है हम क्या सोच के करते हैं, हमें क्यों नहीं समझ। साइम अयूब कब स्कोर करेगा? साबज़दा फरहान क्रूशल मैच में स्कोर नहीं कर पा रहा है। मैंने बहुत सारे मैचेस देखे, करने चाहिए, ठीक है, कई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन ऐसे मौके पे जहां आप अब सीनियर भी हो रहे हैं, आपको मौका भी मिल रहा है, करें स्कोर शॉर्टली, जल्दी से। देखिए अभी मैंने आपको कहा ना, देखिए आपके पास मॉडर्न डे की आपकी टेक्नोलॉजी मौजूद है, आपके साथ एनालिस्ट हैं, अपोनेंट टीम का आपके पास डाटा होता है, सब चीज़ होती है। देखिए पावर हिटिंग के हवाले से बार बार कहा जाता है, पावर हिटिंग के हवाले से कैंप्स भी लगाए गए, चीज़ें की गई, देखिए उस तरह से अभी तक इंप्लीमेंटेशन नहीं आई है। और देखिए मॉडर्न डे, अगर मॉडर्न वर्जन देखें टोटली डिफरेंट है। खाली आपने देखें क्रिकेट नहीं खेलनी, क्रिकेट के अलावा आपकी फिटनेस भी है, फिटनेस के अलावा भी मॉडर्न डे के बाद काफ़ी ज़्यादा टेक्निक आ गई है, उसकी चीज़ें अभी कभी मैं आपके साथ नेक्स्ट किसी शो में बैठूंगा, मैं डिटेल में भी बताऊंगा। तो उसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी एक टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। ये स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि इस पर आपको जरूर बुलाऊं। खुर्रम मलिक साहब थैंक यू सो मच, ज़ुहैब इखलाक साहब का बहुत शुक्रिया, अहमद अमाद सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।